आप लोग का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल सिविल टेक्निकल ग्रुप बाई भीम सर में। दोस्तों, आज की जो हेडिंग है तनन उपांग के अभिकल्पन अर्थात डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। इस हेडिंग में हम आपको बताएंगे कि डिजाइन कैसे किया जाता है। अगर कोई तनन उपांग दिया हुआ है तो उसकी डिजाइन कैसे की जाती है, उसी डिजाइन के हम कुछ चरण लिखवाएंगे जो कि आप लोग को लिखना है और याद करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तनन उपांग के अभिकल्पन के चरण कभी कभी थ्योरी में पूछ देता है कि तनन उपांग के अभिकल्पन के चरण जो है कि आप थ्योरी में लिख ले, लगभग 5-6 नंबर का क्वेश्चन दे देता है और इसके बाद इसी पे क्वेश्चन भी आपका आता है, उस क्वेश्चन को भी हल करना है। तो जब तक आप चरण के बारे में न जानते हो, स्टेप के बारे में नहीं जानते हैं, तब तक आप तनन उपांग के अभिकल्पन आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहला स्टेप आपका होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम शुद्ध क्षेत्रफल निकालते हैं। तनन उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं तनन उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल, और शुद्ध क्षेत्रफल का सूत्र होता है इनेट। शुद्ध क्षेत्रफल को हम इनेट से प्रदर्शित करते हैं। इनेट इक्वल टू होता है आरोपित भार, ये तनन भार होता है, तनन भार बटे में अनुज्ञेय तनन प्रतिबल। अनुज्ञेय तनन प्रतिबल, ध्यान दीजिए। इनेट इक्वल टू एफ बटे में अनुज्ञेय तनन प्रतिबल को सिग्मा एटी या स्मॉल एफ टी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस सूत्र से हम क्या करते हैं, शुद्ध क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। गौर करिएगा हमारी बात को। एफ क्वेश्चन में दिया रहेगा, एफ यानी दिया रहेगा कि एक तनन उपांग है 100 किलो न्यूटन, 150 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन के भार को वहन कर रहा है, और सिग्मा एटी या एफ टी सिग्मा एटी या एफ टी का मान हम निकाल लेते हैं 0.6 इंटू एफ वाई से। इसका मान ये होता है, इससे हम निकाल लेते हैं। और एफ वाई का मान भी दिया रहेगा 250, 230 ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया, तनन उपांग का शुद्ध क्षेत्रफल। सबसे पहले हम शुद्ध क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम दूसरा का स्टेप पहुंचते हैं, इसको मिटा दें हम। ठीक है, तो चलिए स्टेप नंबर 2। दोस्तों ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर 2 में हम निकालते हैं सकल क्षेत्रफल। तनन उपांग का सकल क्षेत्रफल। अच्छा, सकल क्षेत्रफल में दो आपके कंडीशन होते हैं। सकल क्षेत्रफल अर्थात कुल क्षेत्रफल। ठीक है, कुल क्षेत्रफल में आपके दो कंडीशन होते हैं। अगर तनन उपांग रिवेट द्वारा जुड़ा होता है तो उसका सकल क्षेत्रफल कितना होता है, अगर तनन उपांग वेल्ड द्वारा जुड़ा होता है तो उसका सकल क्षेत्रफल कितना लिया जाता है, ये चीज हम बताएंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 में हम सकल क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसमें आपके दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है, यदि रिवेट द्वारा जुड़ा हो तब, रिवेट द्वारा जुड़ा हो तब क्या होता है, सकल क्षेत्रफल A इक्वल टू इनेट प्लस इनेट का 40% से 50% और लिया जाता है, और 40 से 50% लिया जाता है। ध्यान दीजिए, यदि रिवेट द्वारा जुड़ा हो तो सकल क्षेत्रफल A इक्वल टू, ठीक है, इनेट प्लस इनेट का 40 या 50% और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अर्थात A इक्वल टू हम निकालते हैं A इक्वल टू इनेट, ठीक है, इंटू अगर 40% लेंगे तो 1.4 से गुणा कर लेंगे, या 50% लेंगे तो इनेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5 से गुणा कर लेंगे। क्लियर हुआ? ओके, ठीक।
ध्यान दीजिए। दूसरा का प्रोसेस में ये है कि यदि वेल्ड द्वारा जुड़ा है, तो यदि वेल्ड द्वारा जुड़ा है तो सकल क्षेत्रफल ए इक्वल टू, ठीक है, इनेट प्लस इनेट का 20 से 30% लिया जाता है, 30% लिया जाता है। ध्यान दीजिए, यदि वेल्ड द्वारा जुड़ा हो, ठीक है, तो सकल क्षेत्रफल इनेट प्लस इनेट का 20 से 30%, ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू इनेट, अगर 20% लेंगे तो 1.2 से गुणा कर देंगे, या अगर आप 30% लेंगे तो 1.3 से गुणा कर लेंगे। इनेट के बारे में अभी ये बताया है, इनेट इक्वल टू होता है एफ बटे में सिग्मा एटी या एफ टी, ठीक है। तो ये 2 स्टेप आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरा का स्टेप पर, ठीक है। स्टेप 3, ठीक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 2 स्टेप हम बता चुके हैं। अब आपका स्टेप आता है 3। आपका तीसरा का स्टेप है तनन उपांग का चुनाव। इसको कहीं कहीं किताब में लिखा होगा खंड का चुनाव, ठीक है। तो खंड का चुनाव दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा हम थ्योरी बता रहे हैं और इसका हम एक उदाहरण भी बताएंगे। तो उदाहरण जब हम बताएंगे तो एकदम क्लियर, जितना भी आपकी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि खंड का चुनाव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख चुके हैं एक थ्योरी के रूप में। तो स्टेप नंबर 2 में जो सकल क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है, उसी सकल क्षेत्रफल के मान के बराबर या उससे अधिक, ठीक है, या उससे अधिक मान का खंड स्टील टेबल से हम क्या करते हैं कि चुन लेते हैं। अब वो खंड कैसा भी हो, अगर कोणीय खंड पूछा है तो कोणीय खंड चुनेंगे, ठीक है। कोणीय खंड में 2 कोणीय खंड आते हैं, एक अनइक्वल आता है, एक इक्वल आता है। तो अनइक्वल पूछा है तो अनइक्वल चुनेंगे, इक्वल पूछा है तो इक्वल चुनेंगे, टी खंड पूछा है तो टी खंड चुनेंगे, आई खंड पूछा है तो आई खंड चुनेंगे। यानी जो खंड पूछा हुआ है वो खंड हम जो है कि चुन लेंगे और स्टील टेबल में देख लेंगे कि उसका सकल क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो जो आप स्टेप नंबर 2 में सकल क्षेत्रफल प्राप्त किए हैं, उसी सकल क्षेत्रफल के मान के बराबर या उससे अधिक ही खंड हम चुनेंगे। तो आप इतना लिख लीजिए, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि सकल क्षेत्रफल के मान के बराबर या उससे अधिक मान का खंड स्टील टेबल से चुन लेते हैं। तो जब हम खंड चुन लेंगे तब उसका क्या करेंगे कि उसका गुणधर्म जो है कि अच्छी तरह से यहाँ लिख लेंगे। क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो इसको एक उदाहरण के रूप में भी हम समझेंगे तो जितना भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना। चलिए स्टेप नंबर 4 में अब चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर 4 में यानी 4 में हम क्या करते हैं, तनन उपांग का सामर्थ्य निकालते हैं। तनन उपांग का सामर्थ्य निकालते हैं, गौर करिएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि तनन उपांग का सामर्थ्य निकालते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में जो आप खंड चुने हुए हैं, उसी खंड का हम क्या करते हैं कि स्टेप 4 में उसका हम सामर्थ्य निकालते हैं। अब हम कंडीशन दोस्तों 6 को कंडीशन बता चुके हैं कि तनन उपांग का सामर्थ्य निकालने का 6 कंडीशन कैसे कैसे हैं और उसका तरीका भी बता चुके हैं। यानी अगर कोई भी हमारा खंड दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक कोणीय खंड 90 × 10 दिया हुआ है और ये इसकी एक टांग जुड़ी हुई हो तो इसका तनन सामर्थ्य कैसे निकाला जाता है, ये तरीका हम बता चुके हैं। तो ध्यान दीजिए, स्टेप नंबर 3 में जो आप खंड चुने हैं उसी खंड का क्या करिएगा कि सामर्थ्य निकाल लीजिएगा। क्लियर हुआ ना। तो जो सामर्थ्य आप निकालेंगे तो निकाला गया सामर्थ्य ये हमेशा बड़ा होना चाहिए दिया गया
सामर्थ्य से या आरोपित भार से। अगर ये कंडीशन दोस्तों लागू करता है, यानी निकाला गया सामर्थ्य बड़ा होना चाहिए दिया गया सामर्थ्य से या आरोपित सामर्थ्य से, तो जो आप खंड चुने हैं वो खंड समझ लीजिए कि तदनुपांक के लिए उपयुक्त रहेगा। हमारी बात क्लियर हो गई? ठीक है, यानी जो सामर्थ्य आप निकाल रहे हैं वो सामर्थ्य बड़ा होना चाहिए जो प्रश्न में दिया गया सामर्थ्य उस सामर्थ्य से। अगर वो सामर्थ्य बड़ा है तो जो खंड आप चुने हैं वो खंड जो है कि तदनुपांक के लिए उपयुक्त रहेगा। ठीक है, तो इस स्टेप में यानी तदनुपांक के अभिकल्पन में इतना स्टेप ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद और स्टेप है जो कि हम बताएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ ना? गौर करिए दोस्तों, पांचवा स्टेप है आपका। पांचवा स्टेप में हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 5 में रिवेट तथा रिवेट या वेल्ड का अभिकल्पन। रिवेट या बेल्ट का विकल्पन। अब इसके बारे में भी हम आपको बता दें, रिवेट या बेल्ट का विकल्पन अगर वो तदनुपांक रिवेट द्वारा जुड़ा है, ठीक है, तो रिवेट का विकल्पन कर लीजिएगा। अगर बेल्ट द्वारा जुड़ा है तो बेल्ट का अभिकल्पन कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, रिवेट और बेल्ट का अभिकल्पन के लिए और अभिकल्पन का हम वीडियो दोस्तों बना के यूट्यूब पर डाल दिए हुए हैं। ठीक है, अपलोड भी कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि रिवेट और वेल्ड का अभिकल्पन देख लीजिए। ठीक है, अगर रिवेट और वेल्ड का अभिकल्पन आप जान गए तो जो आप खंड चुने हुए हैं उसमें रिवेट या वेल्ड का अभिकल्पन आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना? तो इस तरह आपका तदनुपांक का अभिकल्पन का जो स्टेप था ये खत्म हो गया। ठीक है, अब आइए इसी पे हम एक उदाहरण के रूप में समझ लें कि कैसे इसको अभिकल्पन किया जाता है और इसका सवाल कैसे लगाया जाता है। क्लियर हुआ ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, जो भी तदनुपांक का विकल्पन हम बताए हुए हैं, जो स्टेप हम बताए हुए हैं उसी पे एक छोटा सा सवाल हम लेके चल रहे हैं ताकि आपका अभिकल्पन के जितने भी स्टेप हम बताए हैं ये क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सवाल क्या है, सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। सवाल दिया हुआ है कि 1500 किलो न्यूटन तनन भार के वहन करने वाले, ध्यान दीजिए 1500 किलो न्यूटन तनन भार के वहन करने वाले एक असमभुजीय कोणीय खंड का अभिकल्पन कीजिए जिसकी लंबी टांग 16 mm के रिवेट व्यास द्वारा जुड़ा हुआ है। दिया है Fy इक्वल टू 250 न्यूटन पर mm²। अर्थात ये चीज दिया हुआ है, इसी का हमें डिजाइन करना है। और डिजाइन कैसे करना है तो देखिए, इसमें जो भार दिया हुआ है, आरोपित भार दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। भार दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 150 किलो न्यूटन। के हम न्यूटन में बदल देंगे तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1,50,000 न्यूटन। ठीक है, इसके बाद रिवेट का व्यास कितना दिया हुआ है, रिवेट का व्यास दिया हुआ है 16 mm। देखिए ये रिवेट है, इसके व्यास को हम d से प्रदर्शित किए। ठीक है, तो ये रिवेट का व्यास दिया हुआ है, रिवेट का व्यास दिया हुआ है 16 mm और इसमें 16 mm दिया हुआ है। तो सकल व्यास इसका कितना हो जाएगा हो, सकल व्यास आप जानते भी होंगे, सकल व्यास यानी स्मॉल d इक्वल टू होता है 16 प्लस हम कितना जोड़ देंगे, 1.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17.5 mm। ठीक है, Fy इक्वल टू दिया हुआ है, Fy को अधिकतम पराभव प्रतिबल कहते हैं। तो Fy इक्वल टू दिया हुआ है 250 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो Fy इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो Ft इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.6 इंटू Fy होता है तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू Fy 250 तो ये हो जाएगा कितना 150 न्यूटन प्रति mm²। Fy अर्थात अनुमेय त्वरण प्रतिबल। ठीक है, अनुमेय त्वरण प्रतिबल Ft को। ठीक, तो ये क्वेश्चन में दे चुका है, अब क्वेश्चन को हल करना है। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप हल कर रहे हैं।
तो स्टेप नंबर वन में हम क्या बताए हैं? स्टेप नंबर वन में हम लिखे हैं तनन उपांग का निवल क्षेत्रफल यानी शुद्ध क्षेत्रफल। तो शुद्ध क्षेत्रफल अर्थात ए नेट इक्वल टू एफ बटे में एफ टी इक्वल टू हम बताए थे कि एफ बटे में एफ टी। तो एफ का वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ है 15,000, ठीक है। एफ टी की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, ये आपका 150 है। तो ये आपका टोटल कितना आ जाएगा? ये 1000 mm का स्क्वायर, 1000 mm का स्क्वायर, यानी स्टेप नंबर 1 सॉल्व हो गया। स्टेप नंबर अब 2 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम निकालते हैं सकल क्षेत्रफल अर्थात ए, ठीक है। तो हम बताए थे कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन बताए हैं। एक कंडीशन बताए हैं कि अगर रिवेट द्वारा जुड़ा हो तो उसका सकल क्षेत्रफल कितना होता है, अगर बेल्ट द्वारा जुड़ा हो तो उसका सकल क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। तो गौर करिएगा हमारी बात को। यहाँ पे प्रश्न में रिवेट द्वारा कह रहा है कि रिवेट द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जब रिवेट द्वारा जुड़ा हुआ है तो हम लिख सकते हैं सकल क्षेत्रफल अर्थात ए इक्वल टू एनेट प्लस एनेट का कितना परसेंटेज लिया जाता है? हो एनेट प्लस एनेट का, ठीक है, ये टी है, एनेट का 40 से 50% लिया जाता है। लगभग हम लोग 50 ले लें, आप 40 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 50 सीधे सीधे आधा ले लें। तो ये आपका 1000 अब प्लस 1000 का 50 बटे में 100, इसका कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 1500 mm का स्क्वायर, ठीक है। 1500 mm का स्क्वायर आ गया, ठीक। इतना तो क्लियर हुआ ना? तो जब इतना क्लियर हो गया तो चलिए आगे हम देखते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, यानी खंड का चुनाव किया जाता है। खंड का चुनाव, तो हम ऐसे खंड चुने, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 1500 हो या 1500 से ज़्यादा हो। तो क्वेश्चन में एक बार फिर से हम देख लें। इस क्वेश्चन में देख कह रहा है कि एक असमभुजीय कोणीय खंड चुनना है जिसकी दोनों टांगें, ठीक है, बराबर न हो। तो हम ऐसे खंड चुन लिए हैं। स्टील टेबल में एक खंड हम चुन लिए हैं जिसका माप है कोणीय खंड जिसका माप 100 गुणे 65 गुणे 10 mm की एक कोणीय खंड है, जिसका सकल क्षेत्रफल ए इक्वल टू 1551 mm का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हम निकाले हुए हैं सकल क्षेत्रफल ये 1500 है और जो हम खंड चुने हैं वो 1551 चुने हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ना? तो गौर करिएगा, आप इसके मान के बराबर या इससे अधिक आप खंड का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खंड हम चुन लिए। अब चुनने के बाद स्टेप नंबर अब हम 4 में चलेंगे, तो ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। स्टेप नंबर 4 में हम आपको बताए थे, स्टेप नंबर 4 में क्या कहेंगे? खंड का सामर्थ्य निकालेंगे, यानी चुने गए खंड का सामर्थ्य। अब चुने गए खंड का सामर्थ्य निकालने के लिए सबसे पहले कंडीशन देख लें। कंडीशन में कह रहा है कि असमभुजीय कोणीय खंड है जिसकी लंबी टांग 16 mm के रिवेट व्यास द्वारा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक हम गसेट प्लेट बना लें और गसेट प्लेट बनाने के बाद इस कोणीय खंड की लंबी टांग को हम जोड़ दें।
16 mm के रिवेट व्यास द्वारा। देखिए लंबी टांग कौन सी इसमें हो जाएगी, 100 ना, ठीक है। तो 100 वाले को हम जोड़ दिए रिवेट व्यास द्वारा, ठीक है। तो ये कोणीय खंड आपका हो गया। कोणीय खंड कितना है, 100 गुणे 65 गुणे 10, ठीक है। तो ये भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी। ये भुजा कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इस भुजा को हम मान लें L1 और इसको हम मान लें L2, ठीक है। और इसकी ये रिवेट आपका हो गया, रिवेट कितने mm का, तो 16 mm फाई का, ठीक। तो अब इसको सवाल को हल करिए। तो इसका कंडीशन पे हम सवाल आपको बता चुके हैं, ठीक है। एक कोणीय खंड जिसकी एक टांग बद्ध हो, तो बद्ध टांग के लिए हम सूत्र बता चुके हैं कैसे लगाया जाएगा, इस पे एक उदाहरण भी दे चुके हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वो आबद्ध टांग का क्षेत्रफल। आबद्ध टांग का क्षेत्रफल, आबद्ध टांग अर्थात फिक्स टांग का क्षेत्रफल A1 इक्वल टू, ये सूत्र होता है L1 माइनस T/2 माइनस D इंटू T, यही होता है। तो L1 की वैल्यू आपकी कितनी है, 100। T का वैल्यू, T यानी इसकी मोटाई आपका प्लेट, अरे कोणीय खंड की मोटाई 10 दिया हुआ है, तो हम कहेंगे 10/2 माइनस डी का ये मान हम निकाले हैं, कितना आया था, 17.5 इंटू टी का मान 10। अब इसको हल करेंगे आप तो कितना हो जाएगा उसका, ठीक है। तो कैलकुलेशन किए तो कितना आया, 775 mm का स्क्वायर, ठीक, क्लियर हुआ। इसके बाद अब हम मुक्त टांग यानी फ्री मुक्त टांग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मुक्त टांग का क्षेत्रफल A2 इक्वल टू L2 माइनस T/2 इंटू T। तो ये हो जाएगा A2 आपका, L2 इक्वल टू कितना है, 65 है, तो 65 माइनस 10/2 इंटू 10, ये आपका हो जाएगा 600 mm का स्क्वायर, ये 600 हो जाएगा। अब 600 के बाद हम क्या निकालते हैं, K1 की वैल्यू। K1 क्या होता है, 3A1 बटे में 3A1 प्लस A2, तो 775 बटे में 3 इंटू 775 प्लस 600, ये इसका कैलकुलेशन किए हुए हैं तो कितना आया है, 0.79, ठीक है, ये आया हुआ है। तो A8 निकाल लें हम लोग। A8 इक्वल टू कितना होता है, A1 प्लस A2 इंटू के। तो A1 की वैल्यू 775 प्लस ये 600 इंटू 0.79 इक्वल टू आप कर लीजिए 1249 mm का स्क्वायर, 1249 हो गया, क्लियर हुआ। इधर का हम मिटा दें, एक लिख ला लो 1249, ठीक है। अब इधर आ जाए, इधर अब हम सामर्थ्य निकाल लें। तो सामर्थ्य इक्वल टू होता क्या है, P इक्वल टू होता है A8 इंटू सिग्मा 80 के, ये चीज हम बता चुके हैं, सिग्मा 80 या FT आप बोलिए। तो A8 का मान आ गया 1249 और सिग्मा 80 का मान आ गया 150 दिया हुआ है। इसको हल करिए तो ये कितना आपका आ गया, 18 73 न्यूटन। एक हमन को लिख सकल जला 187.35 किलो न्यूटन। अब देखिए ये जो प्रश्न में आया हुआ है कितना, 150 है, ठीक है। तो ये 18.735 ये बड़ा है ना आरोपित बल से, अतः आप लिख सकते हैं, अतः अगर ये बड़ा रहेगा, ठीक है, तो हमारा जो खंड हम चुने हुए हैं
ये खंड उपयुक्त है। अगर ये छोटा रहेगा तो फिर से हम क्या करेंगे कि दूसरा खंड लेंगे, ठीक है, और दूसरा खंड लेके फिर से सवाल को हल करेंगे। ठीक, सवाल गलत नहीं होगा। अगर ये 1500 अरे 150 है, 150 अगर 140 आ गया तो हम दूसरा खंड लेंगे उसी सवाल पे। सवाल हम गलत नहीं कहेंगे इसको, ठीक है। तो अब लिख लिए, अतः चुना गया खंड उपयुक्त है, मतलब बढ़िया है, प्रयोग करने लायक है। आप लिख सकते हैं कि अतः चुना गया खंड प्रयोग तनन उपांग के लिए उपयुक्त है। तो इस तरह आपका अभिकल्पन हो गया। अब अभिकल्पन में अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। पांचवा स्टेप में हम आपको बताए थे कि पांचवा स्टेप में रिवेट या बेल्ट का अभिकल्पन हम करते हैं। तो रिवेट या बेल्ट का अभिकल्पन गौर करिएगा, स्टेप नंबर 5, रिवेट का अभिकल्पन। अगर ये बेल्ट द्वारा जुड़ा रहता तो बेल्ट का विकल्पन करते हैं, रिवेट द्वारा जुड़ा है तो रिवेट का विकल्पन करते हैं। तो रिवेट का विकल्पन करने के लिए सबसे पहले हम पिच निकालते हैं, यानी पिच अंतराल, पिच या अंतराल। तो पिच निकालने के लिए पी इक्वल टू, ठीक है, सबसे पहले हम पी मिनिमम निकालते हैं। तो पी मिनिमम इक्वल टू कितना होता है, 2.5 इंटू डी। तो 2.5 इंटू डी की वैल्यू, रिवेट का व्यास कितना दिया हुआ है 16, तो ये कितना हो जाएगा हो, ठीक है, 16 गुना के 32 और 8, ये हो जाएगा आपका 40 mm। अब अधिकतम पिच निकालते हैं। तो अधिकतम पिच पी मैक्स, ओके। तो पी मैक्स अगर हम निकालेंगे, यानी पिच का न्यूनतम मान हम निकाल चुके हैं, अब मिनिमम मान निकालेंगे। तो पी मैक्स इक्वल टू होता है 16T तथा 200 में जो कम हो, ठीक है। अब 16 इंटू टी की वैल्यू, यानी जो खंड हम चुने हैं उसकी मोटाई कितनी है, 10 mm है। तो ये आप 10, तो ये हो जाएगा 160 mm, तथा ये 200। तो इसमें बताइए में जो कम हो, तो इसमें कौन कम है, 160 है। अब इन दोनों में हम क्या करते हैं कि इन दोनों में जो न्यूनतम हो उसी को लिया जाता है। तो इसमें न्यूनतम कौन है, तो आपका 40 न्यूनतम है। तो अतः लिख सकते हैं, अतः पिच बराबर आपका 40 mm उपयुक्त रहेगा। तो पिच समझ में आ गया। पिच के बाद सीधे हम क्या करते हैं, रिवेटों की संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो रिवेटों की संख्या दोस्तों निकालने के लिए सबसे पहले हम रिवेट मान निकालते हैं, ठीक है। तो रिवेट मान निकालने के लिए, यानी रिवेट मान को हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो रिवेट का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, PS निकालते हैं। तो PS इक्वल टू होता है, एक कर्तन है तो पाई डी का स्क्वायर बाई 4 इंटू FS, ठीक है, इंटू ये 1 होता है। तो पाई डी की वैल्यू बताइए, टी की वैल्यू 17.5 का स्क्वायर बाई 4। अब PS की वैल्यू, अब देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि कौन सा रिवेट लगा हुआ है। तो दोस्तों जब कुछ नहीं कहा गया है तो हम अपने से मान लेंगे कि माना कार्यशाला रिवेट प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ कार्यशाला रिवेट के लिए, तो कार्यशाला रिवेट के लिए FS इक्वल टू होता है दोस्तों 100 न्यूटन होता है।
अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए कितना आपका आ गया, कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, 24.52.81 न्यूटन। तो दोस्तों ये आर की वैल्यू हो जाएगी, पी एस हम निकाल लिए, तो पी एस यानी आर की वैल्यू पी एस के ही बराबर होती है। वैसे पी एस और पी वी में जो कम होता है, तो पी वी जो होता है कि हमेशा अधिकतम होता है, पी एस से हमेशा अधिकतम होता है। इसलिए क्या होता है कि जो रिवेट मान होता है ये R इक्वल टू हम पी एस के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, तो पी एस इक्वल टू कितना हो गया, अरे R इक्वल टू हो जाएगा 24,052.81 न्यूटन। ये R की वैल्यू हो गई, इधर का मिटा दें ना, हो गई। तो जब R की वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो सीधे अब हम लोग क्या करते हैं कि रिवेटो की संख्या निकाल लेंगे, यानी रिवेटो की संख्या, तो रिवेटो की संख्या n इक्वल टू होता है F बटे में R, यानी रिवेट मान F जो प्रश्न में आरोपित भार दिया हुआ वो। ठीक है, तो आरोपित भार कितना दिल है 150,000, अब बटे में ये दिया हुआ है, आया हुआ है 24,052.81। अब रिवेटो की संख्या आप बता दीजिए कितना आ गया। चलिए कितना आ गया, 6.236, लगभग तुम्हार 7 रिवेट आ गया। अब क्लियर हुआ ना। ठीक है, तो इसमें 7 रिवेट लगेंगे। ठीक है, और आपका रिवेटों की संख्या इतनी हो गई। ठीक, इसमें एक चीज और आप निकाल लीजिएगा, किनारा दूरी। ठीक है, किनारा दूरी दोस्तों 1.5 इंटू डी होता है। तो 1.5 डी का मान 16 दिया हुआ है रिवेट का व्यास। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हो 24 mm हो गया। ठीक है, 24, तो इसको आप लिख सकते हैं लगभग में आप 25 mm, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब आप इसका क्या करिए कि फिगर बना लीजिए। तो फिगर देखिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये कोणीय खंड हो गया, ये गसेट प्लेट, ये कोणीय खंड। ठीक है, कोणीय खंड कितना है 100 गुणे 65 गुणे 10, ये रिवेट का व्यास हो गया, ये ऐसे। ठीक है, ये रिवेट हो गया, ये तुम्हारा 65 हो गई हाई तुम्हारा हो गया 100 mm। अब इसको इधर से देख लीजिए, तो इधर से देखेंगे तो ये आपका कोणीय खंड, कोणीय खंड की ये भुजा की मोटाई दिखाई देगी, इस भुजा की मोटाई दिखाई देगी। कोणीय खंड को यहाँ से आप काट दीजिए, और ये गसेट प्लेट हो जाएगा। गसेट प्लेट को भी यहाँ से काट दीजिए आप। इसका सेंटर आप ले लीजिए, सेंटर स्टील टेबल में दिया रहता है। ठीक है, इस सेंटर पे कितना लग रहा है आपका 150 किलो न्यूटन। अब इसी सेंटर पे ही रिवेट लगाए जाते हैं। तो 7 गो रिवेट आए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इन रिवेटों के बीच की जो दूरी है, जो पिच है, ये कितना दिया हुआ है 40 लिख लीजिएगा, 40 ये भी। ठीक है, और किनारा दूरी कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। तो इस तरह आप फिगर बना लीजिए। क्लियर हुआ। तो ये सवाल का विकल्पन आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसा भी सवाल आप आए, ठीक है, तो ऐसे आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।